हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए आपके लिए अकाउंटिंग इक्वेशंस का वन शॉट वीडियो। आज से पहले हमारे दो वन शॉट्स आ चुके हैं। एक में हमने जनरल एंट्रीज की बात की थी और दूसरे में हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की थी। तो आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट करने वाले हैं। तीन तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। एक इक्वेशन बेस्ड, जिसके अंदर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी होती है। दूसरा आपको मिलता है यहाँ पर कि आपको एग्जांपल्स बताने होते हैं, कुछ पर्टिकुलर चीजें कि किस ऐसी ट्रांजेक्शंस बताओ कि जैसे एसेट बढ़ जाए, लायबिलिटी बढ़ जाए, तो वो हम एग्जांपल्स भी लेकर आए हैं यहाँ पर। तीसरी चीज आपको देखने को मिलती है वर्ड प्रॉब्लम्स। उनको भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जहां पे आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है। स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन के मतलब से। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता क्या है? देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है हमारे पास अकाउंटिंग और दूसरा वर्ड है हमारे पास इक्वेशन। तो बेसिकली ये एक इक्वेशन है किसके बीच में? अकाउंटिंग टर्म्स के बीच में। कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हमेशा सेम रहती है। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली आपको पता होगा, ये हमें बताती है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये दोनों हमेशा इक्वल रहते हैं। एक्चुअली में इक्वल होते क्या है, हल्का सा हम रिकैप देखें, क्योंकि आज की वीडियो हमें वन शॉट बनानी है तो हमें जल्दी से कंप्लीट भी करना है। मैं आपको हल्का सा बताता हूँ क्या कहानी होती है। ये दोनों होते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स, कि पैसा आता कहां से है। और एसेट्स होती है हमारी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कि पैसा लगता कहां कहां पे है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कि मान लो मेरे को एक यार इंस्टीट्यूट बनाना है, एक बिजनेस शुरू करना है, तो वो कैसे होगा? मैं कहीं से सोर्स पैसा लेकर आऊंगा। कि सपोज करो मैंने 1 लाख रुपए क्या करे, खुद से डाल दिए। 1 लाख रुपए क्या कर दिए मैंने, मालिक ने खुद ने लगा दिए। 50,000 रुपए मैंने क्या करे यार, दोस्त से उधार ले लिए। तो ये मैंने क्या करा, एक तरीके से लोन ले लिया। तो अब मैंने 1,50,000 लगाए बिजनेस में ही होंगे, तो उससे मैंने क्या क्या करा होगा? मैंने सपोज करो 50,000 का फर्नीचर खरीद लिया भाई, स्टूडेंट्स के लिए कि फर्नीचर चाहिए। मैंने क्या करा, 30,000 का एक एयर कंडीशनर खरीद लिया, एसी खरीद लिया भाई। बाकी सामान मैंने खरीद लिया 10,000 का, कि मेरे को बोर्ड वगैरह सारा कुछ चाहिए, तो मैंने इक्विपमेंट खरीद ली। बाकी मेरे पास अभी भी कैश पड़ा है, तो मान लो मेरे पास 1,50,000 था, 50 मैंने यहाँ यूज किया, तो 90 यहाँ पे यूज हो गया, तो 60,000 मेरे पास क्या पड़ा है, कैश पड़ा है। तो बेसिकली ये हमेशा बराबर ही होगा ना, क्योंकि ये क्या है, मेरे सोर्सेज ऑफ फंड्स, की मेरे पास पैसा आया कहां कहां से। ये है मेरा पैसा कहां कहां लगा हुआ है। अब पैसा हवा में तो उड़ नहीं जाएगा ना, तो ये हमेशा बराबर ही रहेंगे। तो ये क्या है मेरे लिए, लायबिलिटी साइड। ये क्या है मेरे लिए, लायबिलिटी। तो बेसिकली टोटल लायबिलिटी हमेशा टोटल एसेट्स के बराबर होती है। तो बेसिकली टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट्स के हमेशा बराबर होती है। लायबिलिटीज के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होती है हमारे पास इंटरनल लायबिलिटीज, एक होती है हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो जो इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं, हम एक्चुअली में ओनर का जो पैसा होता है, जो कैपिटल होती है, उसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोल देते हैं, और बाकियों को हम सिर्फ लायबिलिटी नाम दे देते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। क्वेश्चन हम तीन तरीके से डिस्कस करेंगे, मैंने शुरुआत में ही बताया आपको। एक तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाकर दिखाइए। एक एग्जांपल बेस्ड, कि आप एग्जांपल्स बताइए कि ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ, वैसी ट्रांजैक्शन बताओ। जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज होते हैं हम डिस्कस कर लेंगे। फिर आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, कुछ फॉर्मूला बेस्ड, लॉजिक बेस्ड, तो हम वो चीजें क्लास में कवर करेंगे। सभी के टाइम स्टैम्प्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं। तो फॉर्मेट कैसा देखने को मिलता है अकाउंटिंग इक्वेशन का? तो हमारे पास यहाँ पर होती है एसेट्स, यहाँ पर हम लिखते हैं कैपिटल्स प्लस लायबिलिटीज। ये जो कॉलम होता है हमारे पास, यहाँ पे डिटेलिंग्स कौन कौन सी एसेट्स के बारे में आप बात कर रहे हो। यहाँ पर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो कौन कौन सी लायबिलिटीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस लिखते हैं सारी, जो भी ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज कंप्लीट नहीं लिखते, लेकिन उनका हिंट्स जरूर लिखते हैं। यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिखते हैं 1 2 3 एंड सो। यहाँ पर आपको जो मेजरली ध्यान रखनी है चीज, वो एक ही चीज जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, कैपिटल का ट्रीटमेंट, की कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो कैपिटल के अंदर ना आप क्या क्या करते हो, एक तो जो शुरुआत में कैपिटल लगाई, जो आपने इन्वेस्ट करा, शुरू में इन्वेस्टमेंट करी, वो प्लस कुछ आपने अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया तो वो यहां पर आ जाएगा। कुछ आपने ड्रॉइंग्स कर ली तो आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। कुछ आपने कोई प्रॉफिट हो गया, कोई गेन हो गया, कोई रिवेन्यू हो गया, तो वो हम क्या कर देते हैं, कैपिटल के अंदर ऐड कर देते हैं। इसी साल से रिलेटेड होना चाहिए। इसके बारे में हम और भी अच्छे से बात करेंगे, जैसे ही हमारे पास एग्जांपल आएगा। लेस कर देंगे हम लॉस, एक्सपेंस,
कोई भी खर्चा या कोई भी लॉस, तो वो हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा मेन चीज जरूरी है आपको पता होना चाहिए कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, और इनके अलावा कुछ भी नहीं आता, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज हमें हर चीज में कंफ्यूजन होता है, इसको कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, हर चीज नहीं करते, सिर्फ ये सारी चीजें ही कैपिटल में से ऐड या माइनस होनी है। सबसे जरूरी चीज आपके लिए यही है ध्यान रखनी। चलो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, तो वहां से हमें और अच्छे से समझ आएगा। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैंने पूरी कोशिश करी है जितने भी तरीकों के क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं, जितनी भी तरीकों की ट्रांजेक्शन बन सकती है, वो सारी हमारी इंक्लूड हो जाए। तो पहले क्वेश्चन के अंदर हम लाए हैं कैपिटल से रिलेटेड, सेल परचेज ऑफ गुड्स। अगर सेल करी है तो क्रेडिट पे करी है या कैश पे करी है, सेल करी है तो उसका जो पैसा रिसीव हुआ उसकी एंट्री, परचेज करी है तो उसका पैसा जो पे करा है उसकी एंट्री, अगर क्रेडिट पे परचेज करी है तो उसके पेमेंट की एंट्री, सारी ट्रांजेक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये रहा हमारा फॉर्मेट, यहाँ पर हम सारी ट्रांजेक्शंस को लिखेंगे। तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए देखो इतना तो बनाने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर आपको यहाँ पे सारी एसेट्स की डिटेलिंग्स लिखनी होती है कि कौन कौन सी एसेट्स है, यहाँ पे सारी लायबिलिटीज लिखनी होती है। तो इसके लिए हम शुरुआत से ये काम करेंगे, हम जैसे ही क्वेश्चन को रीड करते हैं तो हम सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख के सारी ट्रांजेक्शंस को, जिन जिन भी एसेट्स के बारे में बात हो रही है वो सारी एसेट्स हम पहले ही लिख देंगे, ताकि हमारा जो यहाँ पर अदरवाइज ना क्या होता है, हम पहली ट्रांजेक्शन से चले तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पे फिल करना। आपने क्वेश्चन ट्राई करे होंगे तो आपने देखा भी होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे कोशिश क्या करेंगे कि हम पहले सारी एसेट्स पहचान लेते हैं, उनको वहां पे नोट लिस्ट कर देते हैं, फिर आराम से क्वेश्चन कर देंगे। तो बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, देखो राघव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड चेक, तो मतलब यहाँ पर कैश और बैंक नाम की एसेट्स होंगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक हमारी आई कैश, एक आई हमारे पास कैश, एक है हमारे पास बैंक। तो टोटल पहले देख लेते हैं ताकि स्पेस हमारा उसी हिसाब से हमारा खत्म हो। तो कैश और बैंक का अभी तक हम यहाँ पे रफ में लिख लेते हैं, एक कैश आ चुकी है, एक बैंक आ चुकी है, और देखते हैं डिपॉजिटेड इन बैंक तो कैश बैंक होगा। परचेज गुड्स खरीदे तो गुड्स के लिए आपकी जो एसेट अफेक्ट हो रही होगी वो स्टॉक हो रही होगी, तो एक स्टॉक नाम से भी कॉलम बनाना है अपने को। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे लिए तो क्रेडिटर बन रहा होगा, तो हम यहाँ पे क्रेडिटर भी लेकर चलते हैं कि लायबिलिटी साइड में हमें क्रेडिटर भी लेकर चलना है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, सो गुड्स बेचे कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक और कैश अफेक्ट हो रहा होगा, हमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। सोल्ड गुड्स टू रितिका, तो अगर आपने उधार में सामान बेचा है तो आपको डेटर्स भी लिखने पड़ेंगे, तो इसीलिए हम ये डेटर्स का कॉलम भी यहाँ पर लेकर चलते हैं। इसी तरीके से अगला देखते हैं पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, यहाँ पे कोई एसेट लायबिलिटी जो इफेक्ट होंगी वो क्रेडिटर्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं। आगे आता है हमारे पास सोल्ड गुड्स कॉस्ट, अच्छा रिसीव्ड फ्रॉम रितिका, तो रितिका का ऑलरेडी हम डेटर में लिख चुके हैं, कैश भी लिख चुके हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5000 फॉर 9000, इसके अंदर भी आधा कैश में आया आधा नहीं आया, तो मतलब डेटर्स और कैश ही इंपैक्ट होने वाला है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, गो थ्रू कर लेना है कि क्या क्या मेरी एसेट्स हैं, क्या क्या मेरी लायबिलिटीज हैं, क्योंकि अभी तक आप इनिशियल प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आपको इतना पता होगा कि मुझे क्या क्या देखना है। कैश, बैंक, और क्या आया मेरे पास यहाँ पर नाम, डेटर्स, स्टॉक। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जनरली ये चारों चीजें आपको हर अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी, तो ऐसे कोई खास दिक्कत वाली बात भी नहीं है। कैपिटल ही होती है, लायबिलिटी के अंदर एक ही लायबिलिटी आपको देखने को मिली है, दैट इज क्रेडिटर्स। तो हमने हमारी हेडिंग आराम से डल चुकी है, और यही काफी चैलेंज यहाँ पर आप लोग फेस भी करते होंगे, तो इस तरीके से आप इसको सॉर्ट कर सकते हो। जल्दी से हम ट्रांजेक्शंस रीड करते हैं और उनके इंपैक्ट्स देखते चले जाते हैं कि क्या क्या इंपैक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। पहली ट्रांजेक्शन है मेरे पास, राघव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड चेक ऑफ 30,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। तो राघव ने बिजनेस शुरू करा कैश 50,000 के साथ और 30,000 का बैंक बैलेंस के साथ, तो बेसिकली उसकी कैपिटल इंक्रीज हुई और कैश बैंक बिजनेस में इंक्रीज हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर 1, राघव स्टार्टेड बिजनेस। यहां पे आपको सारी डिटेल्स नहीं लिखनी, इतनी डिटेल्स ही लिखनी है बस। तो कितना कैश आया 50,000, बैंक कितना आया 30,000, डेटर्स कुछ नहीं, स्टॉक कुछ नहीं, कैपिटल हमारे पास उसकी हो गई 80,000। तो मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप राघव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हो ट्रांजैक्शंस, आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बिजनेस के पास कितना कैश है, बिजनेस के पास कितना बैंक है, बिजनेस के पास राघव की कितनी कैपिटल है, ओनर का कितना पैसा लग रखा है। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं, अगली ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीज 10,000। 10,000 बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, तो सोचने की बात है कैश रिड्यूस हो जाएगा, बैंक इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी ट्रांजैक्शन लिखते हैं, डिपॉजिटेड इन बैंक, तो हमारा कैश रिड्यूस हो जाएगा। जिस भी चीज को आपको रिड्यूस करना हो आप उसको नेगेटिव में लिख देते हो, बैंक को आपने इंक्रीज करना है आप वहां पे प्लस में लिख दोगे। तो जो भी नेगेटिव हो तो आप उसको ब्रैकेट्स में लिख दोगे, ब्रैकेट्स का मतलब नेगेटिव होता है। डेटर्स 0, स्टॉक 0, कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ा 0, इस पे पड़ा 0। कैपिटल पे जिन चीजों से इंपैक्ट पड़ता है ऑलरेडी मैंने आपको लिस्ट करवा दी है, तो वो आप उस लिस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजों को देख सकते हो।
यहां पर आपको हर ट्रांजेक्शन के बाद एक चीज का खास ध्यान रखना है कि आपको न्यू इक्वेशंस फॉर्म करते चले जाना है। कि जैसे कोई पहली की बात नहीं करोगे क्योंकि वो पहली ही थी, अब आप न्यू इक्वेशन फॉर्म करोगे यहां पर, तो यहां पे आपको न्यू इक्वेशन देखने को मिलेगी 50 माइनस 10 दैट इज 40,000, 30 प्लस 10 दैट इज 40,000, और टोटल ऑफ एसेट टोटल ऑफ लायबिलिटी हर न्यू इक्वेशन में सेम रहना चाहिए, प्लस जीरो इज इक्वल टू 80,000 प्लस जीरो दैट इज अगेन 80,000, जीरो प्लस जीरो जीरो। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, कहता है परचेज्ड गुड्स वर्थ 20,000। अगर कुछ ना दे रखा हो कि आपने जब सामान खरीदा कैश पे खरीदा या क्रेडिट पे खरीदा, तो आप मान के चलते हो कि हमने सामान कैश पे खरीदा है, तो हम मान के चलेंगे हमने कैश पे खरीदा है। तो परचेज गुड्स वर्थ 20,000, तो यहाँ पे हम लिखते हैं परचेज्ड गुड्स। तो 20,000 के गुड्स खरीदे हैं आपने, तो एक तो आपका कैश रिड्यूस होगा और स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 20,000 से, तो कैश को हम रिड्यूस करते हैं 20,000 से ब्रैकेट्स का यूज करके, और साथ ही में स्टॉक भी हमारा इंक्रीज होगा 20,000 से। तो ये हमारे पास जीरो इम्पैक्ट, ये जीरो इम्पैक्ट, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। तो कोई भी एसेट खरीदो तो एसेट साइड में इंपैक्ट उसका देखने को मिलता है। आप कैपिटल में कुछ नहीं करोगे, खर्चा हो जिससे कैपिटल एसेट ना इंक्रीज हो रही हो तो आप वहां से माइनस करोगे, आगे हमारे पास आएंगे इसके एग्जांपल्स भी। तो अभी के लिए हमारे पास जैसे ही हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, हमें क्या करना होता है, उसके बाद उसकी न्यू इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। जल्दी से इसकी न्यू इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो 40 माइनस 20 इज 20,000, 40 प्लस जीरो इज 40,000, जीरो प्लस जीरो जीरो, और ये स्टॉक हमारा है 20,000 का, 80,000 प्लस जीरो। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। तो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, इट सेज परचेज्ड गुड्स ऑफ 15,000 ऑन क्रेडिट। तो वो सामने से बोलते हैं उधार पे सामान खरीदा। उधार पे जब भी गुड्स खरीदे जाते हैं तो आपके लिए लायबिलिटी जो बनती है उसका नाम होता है क्रेडिटर्स। उधार पे गुड्स खरीदना क्रेडिटर्स, उधार पे गुड्स बेचना तो आपके सामने वाला बंदा आपका डेटर बन जाता है। तो आपने गुड्स खरीदे हैं, एक तो स्टॉक इंक्रीज होगा और एक क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या इंपैक्ट क्या पड़ेगा, एक तो हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा 15,000 से क्योंकि 15,000 के गुड्स आपने खरीदे हैं। दूसरी चीज आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे 15,000 से क्योंकि आपने उधार पे खरीदे हैं। इस पे इंपैक्ट जीरो, कैपिटल यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। ये लिखने के बाद आप फिर से जैसे ही आपकी एंट्री हो जाती है, हम क्या करते हैं, एक और न्यू इक्वेशन बनाएंगे, न्यू इक्वेशन बना देते हैं। तो न्यू इक्वेशन क्या देखने को मिलेगी, आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है, जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट लिख रहे हो तो आप टोटल देख लो कि टोटल एसेट साइड में क्या इंपैक्ट है और टोटल लायबिलिटी में क्या, दोनों साइड सेम होना चाहिए। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एसेट साइड में मेरे को दिखा इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट 15,000 ऐड हुआ, इसी तरीके से लायबिलिटी में भी 15,000 ऐड हुआ, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऐड करते हैं, 20 प्लस जीरो इज 20,000, 40 प्लस जीरो इज 40,000, जीरो प्लस जीरो जीरो, ये हुआ स्टॉक हमारे पास 35,000 इज इक्वल टू 80,000 प्लस जीरो 80,000, और ये 15,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे मूव करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, इट से सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट 12,000। हमने 10,000 वाले गुड्स क्या कर दिए, 12,000 में बेच दिए। तो बेसिकली जो मेरे गुड्स रिड्यूस होंगे, कॉमन सेंस की बात है, गुड्स रिड्यूस होंगे, कैश इंक्रीज होगा कि 12,000 कैश आएगा, गुड्स रिड्यूस होंगे 10,000 से, क्योंकि आपको ध्यान रखना है ना यहाँ पर कि मान लो मेरा बिजनेस है, 1 लाख का माल पड़ा, 10,000 का बेचे, तो माल तो मेरा जो गुड्स है वो तो 10,000 से कम हुए ना, चाहे पैसा कितना ही आए। तो 10,000 वाला सामान मैंने कितने में बेच दिया जी, 12,000 में बेच दिया। मेरे को प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ, 2,000 का हुआ। तो प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस रिवेन्यू ये सारी चीजें कहाँ जाती हैं, हमारे कैपिटल में ऐड माइनस होती है, तो प्रॉफिट ऑफ द कैपिटल में ऐड होगा 2,000। देखते हैं क्या एंट्रीज देखने को मिलेंगी। सोल्ड गुड्स, हमने जो गुड्स बेचे 10,000 की कॉस्ट वाले थे, तो मैं 10,000 क्या कर देता हूं, अपने स्टॉक में से माइनस कर देता हूं। साथ ही 12,000 अपने कैश में ऐड कर देता हूं, साथ ही 2,000 अपनी कैपिटल में ऐड कर देता हूं क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट है। समझ आई बात, प्लस जीरो प्लस माइनस ये हमारा पास है, प्लस यहाँ पे भी जीरो। तो जब हमने गुड्स बेचे, ट्रीटमेंट ध्यान से देखो, कैश आया 12,000, स्टॉक कम हुआ 10,000 से, और 2,000 मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया क्योंकि वो मेरा प्रॉफिट था। ये अगर मैं लॉस से बेच रहा था तो मैं कैपिटल में से माइनस कर देता। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन से पहले हमें यहाँ पे न्यू इक्वेशन देखनी है, न्यू इक्वेशन निकालते हैं। तो न्यू इक्वेशन क्या है, 20 प्लस 12 इज 32,000, 40 प्लस जीरो इज 40,000, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, 35 माइनस 10,000 इज 25,000 is equal to 80,000 plus 2 is 82,000, 15,000 plus 0 is 15,000।
जल्दी से सिक्स ट्रांजेक्शन हम देखते हैं। तो सिक्स ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास, इट सेज सोल्ड गुड्स टू रितिका कॉस्टिंग 15,000 एट 20,000। तो हमने रितिका को गुड्स बेच दिए 15,000 वाले 20,000 के। अब देखो इसके अंदर खासियत क्या है, यहां पर ना कैश भी नहीं बता रखा, क्रेडिट भी नहीं बता रखा, लेकिन आपको सामने वाले बंदे का नाम दे रखा है। बता रखा हो कैश है या क्रेडिट है तो वही मानोगे, कुछ ना बोल रखा हो और नाम भी नहीं दे रखा सामने वाले का तो आप उसको कैश ट्रांजेक्शन बोलोगे। लेकिन अगर सामने वाले का नाम दे रखा हो, जैसे कि रितिका नाम दिया गया है, चाहे वो सेल्स हो चाहे परचेजिंग हो, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन हमने जनरल वाली वीडियो में भी की थी। तो यहां पर हम मान के चलेंगे कि रितिका हमारे पास, हमने क्रेडिट पे सामान बेचा है। अच्छा क्रेडिट पे सामान बेचा तो सामने वाला बंदा मेरा डेटर बन जाएगा, रितिका मेरी डेटर बन जाएगी। कितने से बनेगी, 15,000 वाला सामान आपने 20,000 का बेचा, 15 वाला 20 का बेचा, तो मैं उसे 20,000 ही लूंगा। गुड्स कितने से कम होंगे, 15,000 से 5,000 क्या जाएगा, प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। जल्दी से देखते हैं। तो सोल्ड गुड्स टू रितिका, तो मेरे पास सबसे पहले तो क्या होगा, जिस स्टॉक में से 15,000 रिड्यूस कर देते हैं, स्टॉक में से 15,000 मैंने रिड्यूस कर दिया। डेटर्स मेरे 20,000 से इंक्रीज हो जाएंगे और फिर 5,000 मेरा कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, प्रॉफिट है। समझ आती है बात। और किसी चीज पे इंपैक्ट नील, क्योंकि कैश तो आया ही नहीं कुछ। फिर से न्यू इक्वेशन बनाते हैं। अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन लगता है कि थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई, आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो गई, तो आप उसी ट्रांजैक्शन का टोटल करके देख लो कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ा। सोल्ड गुड्स टू रितिका का इंपैक्ट एसेट साइड पे क्या पड़ रहा है, प्लस 20,000 माइनस 15 तो प्लस 5,000 हो रहा है। कैपिटल लायबिलिटी साइड क्या पड़ रहा है, प्लस 5,000 जीरो तो 5,000 ही पड़ रहा है, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड 5,000 से इंक्रीज हो रहा है। जल्दी से न्यू इक्वेशन देख लेते हैं। तो इसकी अगर हम न्यू इक्वेशन देखें तो 32,000 प्लस 0 32,000, 40,000 प्लस 0 40,000, 0 प्लस 20,000 20,000, 25 माइनस 15 दैट इज 10,000, 82 प्लस 5 इज 87,000 प्लस 15,000। सॉर्टेड है। जल्दी से सेवंथ ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो सेवंथ ट्रांजैक्शन है हमारे पास पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ऑफ 14,500 इन फुल सेटलमेंट। बहुत ध्यान से देखना, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी कितनी, 14,500। किसमें करी, फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि हम हमें उन्हें पैसे नहीं देने, हमें क्रेडिटर्स को पैसे देने कितने थे, हमारी इक्वेशन बोल देगी ये क्रेडिटर्स ढूंढो, क्रेडिटर्स ये रहे, क्रेडिटर्स को कितने पैसे देने थे, 15,000 देने थे। हमने कितनी पेमेंट करी, हमने 14,500 ही पेमेंट करी, तो मतलब फुल सेटलमेंट में तो 500 रुपए का मेरे को क्या हो गया, फायदा हो गया। तो कोई भी गेन कोई भी प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। तो जो मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी कितनी है, 14,500। तो मेरे कैश में से माइनस होगा 14,500, क्रेडिटर्स में से माइनस होगा पूरे का पूरा 15,000, क्योंकि वो मेरे अब निल हो गए, क्योंकि मैंने फुल सेटलमेंट में पेमेंट करी है। 500 रुपए का मुझे फायदा देखने को मिलेगा, कैपिटल मेरी इंक्रीज हो जाएगी। तो हियर इस पे इंपैक्ट 0 बैंक पे, ये हमारे डेटर्स से इन पे भी 0 इंपैक्ट और स्टॉक पे भी 0 इंपैक्ट। तो मेरे पास न्यू इक्वेशन क्या देखने को मिलेगी, तो न्यू इक्वेशन मुझे देखने को मिलेगी 32,000 माइनस 14,500। 32 में से अगर मैं 15,000 हटा दूं तो 17,000 बचेंगे, 500 कम हटाने हैं तो 17,500 बचेंगे, प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, 87,000 प्लस 500, 87,500, 15,000 माइनस 15 इज 0। तो क्रेडिटर्स मेरे नील हो गए, क्योंकि मैंने वैसे भी उनको फुल सेटलमेंट में पे कराया था। 8th ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो 8th ट्रांजैक्शन क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम। देखो मैंने आपको क्या सिखा दिया अभी तक, मैंने सिखा दिया बेचना कैसे, खरीदना कैसे, उधार पे कैसे, कैश पे कैसे। अब पेमेंट, पिछला हमने पेमेंट करी थी, पेमेंट रिसीव भी सीख जाएंगे। तो रिसीव्ड फ्रॉम रितिका 18,000 ऑन अकाउंट। देखो फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि अब खाता क्लोज हो गया, कि जब मान लो 14,500 करे, 15,000 का खाता था तो वो क्लोज हो चुका है, 500 का मेरे को फायदा हो गया। लेकिन ऑन अकाउंट का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे फुल सेटलमेंट हो चुकी है, खाता क्लोज हो चुका है, नहीं। इसका मतलब है कि जो हमने रितिका से रिसीव करे 18,000, बस 18 जितने भी लेने थे उसमें से 18 रिसीव कर लिए, बाकी बाद में आ जाएंगे। तो ये इसके अंदर हमने रितिका से लेने कितने पैसे, तो डेटर्स मेरे 20,000 के दिख रहे थे, डेटर्स ये रहे। तो डेटर्स हमारे 20,000 के दिख रहे थे, तो मैंने रितिका से 20,000 रुपए लेने थे। अब मैं कहता हूँ कि 18,000 आ गए, तो बस 18 आगे, दो हम बाद में ले लेंगे। डजंट मीन कि अब मेरे को खाता क्लोज करना है, खाता क्लोज नहीं करना। अगर फुल सेटलमेंट लिखा होता तब हम खाता क्लोज करते हैं। तो मैं लिखता हूं रिसीव्ड
फ्रॉम रितिका। रितिका से कितने पैसे आए हैं? 18,000 आए हैं। तो मैं 18,000 कैश में ऐड करूंगा और अपने डेटर को 18,000 से रिड्यूस कर दूंगा। डेटर को अपने 18,000 से रिड्यूस कर दूंगा। बाकी चीजों पे इंपैक्ट निल। बाकी चीजों पे इंपैक्ट निल। तो मेरे पास यहां पर आ जाएगी फिर से न्यू इक्वेशन। क्या न्यू इक्वेशन आएगी? 17,000 प्लस 18,000 विल बी 35,000। 35 प्लस 5 विल बी 35,500 प्लस 40,000। 20 माइनस 18 इज 2,000। तो 2,000 की भी मेरी वो डेटर है पड़ी, मैंने पैसा रिसीव करना है। प्लस 10,000 का मेरे पास स्टॉक पड़ा है। 87,500 का कैपिटल प्लस 0। लास्ट ट्रांजेक्शन को बड़ी ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है वो। तो इट सेज कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर 9,000। कहते हैं 5,000 जिन गुड्स की कॉस्ट थी आपने उन्हें 9,000 में बेच दिया। इतनी सी बात पढ़ते ही आपको एक चीज समझ जरूर आ जानी चाहिए कि मेरे को 4,000 का प्रॉफिट हुआ है। आगे क्या कहता है? कहते हैं कि हाफ ऑफ द अमाउंट, उसमें से आधा अमाउंट जो है वो आपको रिसीव हो गया कैश में। आधा अमाउंट आपको रिसीव हो गया कैश में। अगर आधा अमाउंट आपको रिसीव हो गया कैश में तो ऑटोमेटिकली मतलब है कि आधा अमाउंट अभी रिसीव नहीं हुआ है। 9,000 के अगर आपने गुड्स बेचे हैं तो उसमें से 4,500 रुपए तो आपको कैश में रिसीव हो गए, 4,500 रिसीव होने रहते हैं। तो 4,500 का आपका डेटर बन जाएगा। जल्दी से देखते हैं कैसे दिखेगा इंपैक्ट जो पड़ेगा। कैश पे इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पहले हम ट्रांजेक्शन लिख देते हैं। सोल्ड गुड्स ऑफ 5,000 एट 9,000। तो 5,000 वाले गुड्स आपने कितने के बेचे? 9,000 के बेचे। आधा कैश रिसीव हुआ तो 4,500 मेरे पास कैश आ जाएगा। बहुत सिंपल है। 4,500 मेरे पास क्या आ जाएगा? कैश आ जाएगा। और ये मेरे पास क्या चल रहा है? हमारे पास बैंक पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ये मेरे पास डेटर्स, तो मैंने कहा था आधा पैसा आ गया, आधे के डेटर्स बन जाएंगे। तो 4,500 मेरे लिए क्या बन जाएगा? डेटर्स बन जाएगा। गुड्स रिड्यूस होंगे, बिल्कुल होंगे। कितने के होंगे? 5,000 के होंगे, क्योंकि 5,000 कॉस्ट वाले 9,000 के बेचे। 4,000 का क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। तो 4,000 आप क्या कर दोगे? कैपिटल में ऐड कर दोगे एंड दैट्स इट। तो ये करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? फाइनल इक्वेशन। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी? फाइनल इक्वेशन। जैसे ही आप सारी ट्रांजैक्शंस कर देते हो तो आपके पास आ जाती है फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन इज 35,500 प्लस 4,500। तो मेरे पास बने 40,000 कैश प्लस 40,000 बैंक प्लस 2,000 प्लस 4,500 इज 6,500 के डेटर्स और 5,000 का मेरे पास स्टॉक बचा। यह है मेरे पास 91,500 प्लस 0। तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। आप लास्ट में इनका टोटल भी करके दिखाओगे, क्योंकि टोटल ऑफ एसेट्स शुड बी इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज। तो इस सारे का सम देखो क्या है मेरे पास? 40 प्लस 40 80, 85,000 और 91,500। 91,500 यहां पर भी देखो आप सम, तो इनका सम भी कितना है? 91,500। तो हेंस आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन को करने के लिए देखो आपके लिए गाइडलाइंस क्या है। तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि आप फॉर्मेट बनाओगे। फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर जहां पर अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, तो आप पहले ही पूरी सारी ट्रांजेक्शंस को गो थ्रू करोगे, उनमें से एसेट्स ढूंढ लोगे जो जो भी उनके नाम लिख दोगे, लायबिलिटीज ढूंढ लोगे जो जो भी है उनके नाम लिख दोगे, ताकि क्वेश्चन आपका बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा हो। आपको न्यू इक्वेशन हर बार लिखनी है, फिर फाइनल इक्वेशन, फिर उनका टोटल लिखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कुछ नया सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम सीखेंगे कि जब ड्रॉइंग्स ऑफ सेल परचेज ऑफ एसेट्स, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा था? सेल परचेज ऑफ गुड्स। तो इनमें फर्क इतना होता है कि जब आप खरीदते बेचते हो गुड्स, अगर आपने गुड्स बेचे क्रेडिट पे तो आपके बनते हैं डेटर्स, गुड्स खरीदे क्रेडिट पे तो आपका बनता है क्रेडिटर्स। लेकिन अगर आपने कोई एसेट आपने क्या कहते हैं उधार पे खरीदी या बेची, मान लो मैंने किसी से एयर कंडीशनर उधार पे खरीद दिया, तब मैं सामने वाले पर्सन को अपना क्रेडिटर नहीं बोलूंगा। क्रेडिटर सिर्फ उसको बोलते हैं जिससे आपने गुड्स उधार पे खरीदे हो। बाकी कुछ भी खरीदा तो आप उसको वेंडर के नाम से लिखते हो या उसके खुद के नाम से लिखते हो जिस भी दुकान से आपने सामान खरीदा है। तो देखते हैं यहाँ पर हम यही सीखेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन के अंदर, कि हम पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं। उसके अंदर जो जो भी एसेट्स के नाम है उन एसेट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और अपने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर लिख देते हैं। जल्दी से देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी एसेट्स है। राघव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो पहली एसेट का नाम मेरे को देखने को मिल रहा है कि मेरे पास क्या है? कैश। एंड चेक ऑफ 1,30,000। तो मतलब मेरे पास यहाँ पर बैंक नाम की चीज भी है। परचेज मशीनरी, मशीनरी भी एक एसेट होती है। ये काम आपने जल्दी करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना। पेड बाय टेकिंग अ लोन ऑफ 4 लाख।
तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, मैं भी आपको सब समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन भी है आपकी टीएस वाले भी, एक ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें एसबीआई से लोन दिया गया, ट्रांजेक्शन को रीड करना। तो ये हमने क्या करा, 4 लाख रुपए का लोन लिया, तो लोन हमारी लाइबिलिटी होती है, तो हमें लाइबिलिटी साइड में ध्यान रखने की लोन नाम की चीज है। परचेज गुड्स ऑफ 10,000 ऑन क्रेडिट, उधार पे गुड्स खरीदे, मैंने जान के यहाँ पे डाला है ताकि एसेट और उनको आप कंपेयर कर सको। उधार पे अगर गुड्स खरीदे तो आपका क्रेडिटर बन रहा होगा, और एसेट साइड में स्टॉक, हम जल्दी से ये भी लिख देते हैं, इधर क्रेडिटर अलग है, लोन अलग है, स्टॉक अलग है। और देखते हैं बोट फर्नीचर वर्थ 5,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम कविश, कविश से आपने 5,000 का उधार पे फर्नीचर खरीदा, तो एक और एसेट आपको देखने को मिली फर्नीचर। और इधर से उधार पे खरीदा, तो मैंने कहा था अगर आप एसेट उधार पे खरीदते हो तो आप उसको क्रेडिटर नहीं बोलोगे, आप उसको उस बंदे के नाम से लिखोगे, तो आप एक और लायबिलिटी दिखाओगे कविश नाम से। आगे चलते हैं, विड्रू 7,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो और ऑटोमेटिकली कैश और कैपिटल, कैपिटल तो हमारा यहाँ पर आता ही है, तो दैट इज कोई ऐसी बड़ी बात ही नहीं है, तो कैश और कैपिटल इंपैक्ट हो रहे होंगे। फिर से मशीनरी खरीदी, मशीनरी का ऑलरेडी आप लिख चुके हो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। कविश को दे दिया पैसा, कोई बात नहीं, तो कविश ऑलरेडी लिख रखा है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इसको मैं आपको सिखा दूंगा, कोई नई एसेट लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। पेड लाइफ इंश्योरेंस, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। रिसीव्ड इंटरेस्ट, ये साथ में है, तो रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास यहाँ पर बाकी किसी भी चीज से कोई एसेट लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, तो हमें इन सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को लेकर अपने क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। शुरू करते हैं। तो मैंने आपको कहा इससे बहुत हेल्प मिलेगी, तो क्या क्या है, कैश, बैंक, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर। कैश, बैंक, स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर। तो हमने ऑटोमेटिकली अपनी जगह को थोड़ा कंजेस्टेड में लिख लिया कि ताकि हमारी सारी चीजें आ जाए। और इधर लायबिलिटी साइड में मेरे पास क्या क्या है, कैपिटल, क्रेडिटर्स, लोन, कमिश। तो कैपिटल के लिए जगह ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि इसकी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है। लोन, क्रेडिटर्स, कमिश। तो अब हमने पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन एक तरीके से अपने यहां पर बना ली है। अब हम जल्दी से क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। इट सेज कि राघव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड चेक ऑफ 1,30,000 टू ओपन अ बैंक अकाउंट। पहली ट्रांजैक्शन, राघव स्टार्टेड बिजनेस, कैश कितना लाया भैया, कैश है जी 50,000 का और चेक है जी 1,30,000 का। तो हम कैश में इंक्रीज करेंगे 50,000 से, बैंक में इंक्रीज करेंगे 1,30,000 से, स्टॉक कुछ नहीं, मशीनरी कुछ नहीं, फर्नीचर कुछ नहीं, ये सारा कैपिटल का हिस्सा बन गया। तो 130 प्लस 50 कितना हुआ, 1,80,000 उसका कैपिटल बन गया। लोन 0, क्रेडिटर्स 0, कमिश 0। पहली ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि एज इट इज देखने को मिलेगी। दूसरी ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। तो परचेज मशीनरी ऑफ 5 लाख पेड बाय टेकिंग अ लोन ऑफ 4 लाख। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 5 लाख की मशीनरी खरीदी आपने, पेड बाय टेकिंग अ लोन ऑफ 4 लाख। 4 लाख का लोन मिल गया तो लाख रुपए कहां गए, 5 लाख की है ना मशीनरी, तो 1 लाख रुपीज आप अपने बैंक अकाउंट से यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिज्यूम करना है कि हमने 1 लाख रुपए पे तो करे होंगे, हवा में थोड़े चले गए होंगे, तो हमने पे करे हैं। तो हम लिखते हैं परचेज्ड मशीनरी, इसीलिए ये क्वेश्चन खास है, ये ट्रांजैक्शन खास थी। परचेज मशीनरी, मशीनरी आएगी आपके पास कितने की, 5 लाख की। आपने लोन तो 4 लाख का लिया, तो बाकी पेमेंट कैसे होगी, पहले 4 लाख का लोन भी इंक्रीज करके, बाकी पेमेंट कैसे होगी, बैंक अकाउंट से होगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 लाख माइनस का। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 लाख माइनस का, यहाँ पे 0 इम्पैक्ट आया, स्टॉक पे भी 0 इम्पैक्ट है, मशीनरी फर्नीचर पे 0, कैपिटल पे 0, क्रेडिटर्स पे 0, कमिश पे 0। न्यू इक्वेशन बनानी जरूरी है हर ट्रांजैक्शन के बाद। तो न्यू इक्वेशन हमारे को कैसे देखने को मिलेगी, तो न्यू इक्वेशन इज 50,000 प्लस 50,000 50,000, 1,30,000 माइनस 1 लाख इज 30,000, स्टॉक इज अगेन अभी 0, मशीनरी 5 लाख, फर्नीचर इज 0। आगे चलते हैं। कैपिटल इज 1,80,000, लोन इज 4 लाख, क्रेडिटर्स 0, कमिश 0।
तीसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो तीसरी ट्रांजैक्शन है हमारे पास, टोटल कितनी है, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ठीक है। तो 3 ही क्वेश्चन है, मेरे को सारा कुछ लाना था, इसीलिए ज्यादा ट्रांजैक्शन से जनरली आपके जो एग्जाम होता है तो वहां पे आपको 7 से 8 ट्रांजैक्शन देखने को मिलती है। परचेज्ड गुड्स ऑफ 10,000 ऑन क्रेडिट, अगर आपने गुड्स उधार पे खरीदे तो आप सामने वाले को क्रेडिटर बोलोगे, तो आपका स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर बढ़ेगा 10,000 से, तो 10,000 से हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा और हमारा 10,000 से ही क्रेडिटर की इंक्रीज होगा। जल्दी से हर ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, न्यू इक्वेशन बना देंगे। तो ये हमारा क्या था, परचेज्ड गुड्स। तो जब आपने गुड्स खरीदे, ये मेरी गारंटी है इस वीडियो के बाद आपको कुछ और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही क्वेश्चंस कर लोगे जो मैंने करवाया, तो दैट इज मोर देन इनफ। तो ये 50,000, ये 30,000, ये 10,000, ये 5 लाख की मशीन, ये 0, ये 1,80,000, ये 4 लाख, ये 10,000 और ये 0। ये थी हमारे पास तीसरी ट्रांजैक्शन, ये हमारे पास आ गई है न्यू इक्वेशन। फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं जल्दी से। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन है हमारे पास, बोट फर्नीचर वर्थ 5,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम कविश। तो मैंने कहा जब भी आप कोई एसेट खरीदो, ऊपर क्या गुड्स खरीदे उधार पे तो क्रेडिटर बना, अगर मैंने कोई एसेट खरीदी उधार पे तो मैं सामने वाले का नाम लिखूंगा, फर्नीचर को 5,000 से इंक्रीज करूंगा और साथ ही में कविश को 5,000 से अपनी एज अ लाइबिलिटी इंक्रीज करूंगा। तो बॉट फर्नीचर, तो हमने फर्नीचर खरीदा है कितने का, 5,000 का, और मैं साथ ही में कविश को भी अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज कर दूंगा। आपको हर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनानी है। मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूं, मैंने आपको बता दिया कैसे दिखता है, तो आप वो पहले रेफरेंस ले सकते हो। तो एग्जाम शीट में आपको न्यू इक्वेशन बनानी है, बट अभी के लिए सो दैट कि हमारी वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो टोटल करने में, तो मैं अभी के लिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो दैट इज विड्रू 7,000 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब क्या करा, ओनर ने 7,000 रुपए बैंक से निकलवा लिए पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए निकलवाए तो ड्रॉइंग्स मैंने आपको सिखाया था, कैपिटल में कुछ ही चीजें एडजस्ट होती हैं, जैसे कि एडिशनल कैपिटल ऐड करना होता है, ड्रॉइंग्स माइनस करना होता है, आपको एक्सपेंसेस या जो भी लॉसेस होते हैं माइनस करने होते हैं, रिवेन्यू या प्रॉफिट आपको ऐड करनी होती है, यही तो सभी बातें होती है, और तो कुछ होता ही नहीं। तो ड्रॉइंग से तो आप माइनस करोगे कैपिटल में से और बैंक में से, क्योंकि बैंक से पैसा निकला है। यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। पिछली ट्रांजैक्शन के इंपैक्ट को मैं देखा 0। जो मेरे पास फिफ्थ ट्रांजैक्शन आई, जहां पर इसने क्या करा, विड्रू करा फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए 7,000 रुपए विड्रू करे, तो बैंक रिड्यूस होगा मेरा 7,000 से, बाकी चीजों पे इंपैक्ट नील पड़ेगा। अगर आपके पास एग्जाम में भी कई बार होता है कि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, तब भी आप ये काम कर सकते हो। वैसे अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा अच्छे से करोगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि टाइम शॉर्टेज है तो क्वेश्चन छोड़ने से या आधा क्वेश्चन करने से बेटर है कि आप सिर्फ ट्रांजैक्शन लिख के लास्ट में फाइनल इक्वेशन बना दो। यहाँ पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल पे इंपैक्ट पड़ेगा, कैपिटल 7,000 से रिड्यूस हो जाएगी, बाकी चीजों पे इंपैक्ट नील रहने वाला है। अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं 6, दैट इज बोट मशीनरी ऑफ 10,000 इन कैश। तो आपने 10,000 की मशीनरी खरीदी है कैश में, बहुत आसान है, मशीनरी इंक्रीज कर दो, कैश रिड्यूस कर दो। देखते हैं, बोट मशीनरी 10,000 की, 10,000 से आप कैश को रिड्यूस कर दोगे और आप मशीनरी को इंक्रीज कर दोगे। बैंक पे इंपैक्ट नील, इस पे नील, मशीनरी ये रही, 10,000 से आप मशीनरी को इंक्रीज कर दोगे, इस पे नील, बाकी यहाँ पर भी किसी चीज पे इंपैक्ट आपका नहीं देखने को मिलेगा। 7th ट्रांजैक्शन देखते हैं। तो 7th ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास, कविश वॉज पेड अ चेक इन फुल। तो कविश को हमने क्या करा, एक चेक दे दिया पूरी पेमेंट के लिए। कविश को कितने पैसे देने थे, सारी के लिए हमने चेक दे दिया। अब देखो कविश कितना है, कविश है जी 5,000 का। तो आपने कविश को क्या करा, 5,000, आपको कविश को पे करने थे 5,000, आपने चेक दे दिया, बैंक से आप माइनस कर दोगे, तो पेड टू कविश बाय चेक। जब भी आप चेक से पेमेंट करते हो आप उसी टाइम अपने बैंक को रिड्यूस कर देते हो। कैश पे इंपैक्ट 0, बैंक से माइनस हो जाएंगे 5,000, माइनस के लिए आप ब्रैकेट्स का यूज कर देते हो। स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं, मशीनरी पे कोई इंपैक्ट नहीं, फर्नीचर पे कोई इंपैक्ट नहीं, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं, लोन पे कोई इंपैक्ट नहीं, क्रेडिटर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं। कविश रिड्यूस हो जाएंगे आपके 5,000 से, वो नील हो जाएगा। कुछ नहीं कहा गया कि आपको कम दिए पैसे ज्यादा दिए, तो मान के चलो तो जितने थे उतने दे दिए। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। तो आपने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी है 10%। देखो किसी भी एसेट, जो भी एसेट होती है, तो
उसके अंदर हम उसको राइट ऑफ करते हैं डेप्रिसिएशन लगा लगा कर, ना कि हम उसी साल का खर्चा मान लेते हैं। तो इसीलिए जब डेप्रिसिएशन लगती है तो क्या होता है, हमारी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है और वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है। तो हम क्या करेंगे, ये खर्चा है, खर्चा 10% डेप्रिसिएशन लगानी है। तो अभी तक की मशीनरी है कितनी मेरे पास, 5 लाख की मशीनरी, फिर 10,000 की और ली तो 5,10,000। 5,10,000 का 10% कितना होगा, मेरे पास 10% होगा 51,000। तो 51,000 में क्या कर दूंगा, अपनी मशीनरी में से रिड्यूस कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 51,000 अपनी मशीनरी में से रिड्यूस कर दूंगा। साथ ही में कोई भी एक्सपेंस हो, मैंने आपको कहा था अगर वो कैश में पेमेंट होती तो मैं कैश माइनस करता, लेकिन कैश में थोड़ी पे करोगे, मशीनरी के अंदर कैश थोड़ी डाल दोगे। तो मशीनरी रिड्यूस और आप क्या साथ ही में क्या करोगे, अपनी कैपिटल भी रिड्यूस कर दोगे 51,000 से। तो मेरे पास इसका इंपैक्ट क्या देखने को मिलेगा, ये क्या है मेरे पास, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो हमने जो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाई उसका इंपैक्ट हमें, देखो आपको ये देखने की हर ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट एसेट और लायबिलिटीज दोनों साइड सेम पड़ना चाहिए, सेम ही है। कैश पे 0, बैंक पे 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। 9th ट्रांजैक्शन हम अपनी देखते हैं। तो 9th ट्रांजैक्शन है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 5,000। बड़ी खास ट्रांजैक्शन है ये देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर होता है सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम तो हम मानते हैं बिजनेस का खर्चा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग की हेल्थ के लिए दिया जाता है, तो मतलब ओनर का होगा। तो ये भी ड्रॉइंग्स का पार्ट है। तो हम इसको क्या करेंगे, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो हम कैश में से माइनस कर देंगे 5,000, ये हमने 5,000 की पेमेंट करी है। और साथ ही में लाइफ ड्रॉइंग से, ये क्या है, ड्रॉइंग से, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो मतलब आपने ओनर के लिए पेमेंट करी है, तो आप कैपिटल में से भी माइनस कर दोगे। तो हम क्या करेंगे, 5,000 कैश में से माइनस कर देंगे और साथ ही में 5,000 क्या कर देंगे, अपने कैपिटल में से भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस 0 इज इक्वल टू प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, और किसी चीज पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, दैट इज 10th, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ₹300। बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला तो एक तरीके से आपकी इनकम हुई। अरे इंटरेस्ट मिलेगा तो कैश में थोड़ी मिलेगा, वो बैंक बैलेंस ही इंक्रीज कर देते हैं। तो रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, तो बैंक से जो आपने इंटरेस्ट रिसीव करा 300 रुपए का, तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 300 से, कर दिया जी। साथ ही में आपका यहाँ पर कैपिटल में भी इंक्रीज होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोई भी इनकम होती है तो कैपिटल में ऐड, कोई भी खर्चा होता है तो कैपिटल में से माइनस, बाकी किसी चीज पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। That's it. सारी ट्रांजैक्शंस हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं अपनी फाइनल इक्वेशन। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन इज यहां से यहां तक तो हमने बनाई रखी थी एक न्यू इक्वेशन यहां तक, तो अब इसके आगे का देखते हैं। तो 50,000 माइनस 10 40 माइनस 5 35,000। तो 35,000 इज माई कैश, प्लस 30,000 माइनस 7 23 माइनस 5 18 प्लस 300, तो 18,300 प्लस 10,000 स्टॉक था, अब उसके बारे में कुछ नहीं हुआ उसके बाद, तो 10,000 ही है। 5,10,000 5,10,000 में से 51,000 हटा दो, 5,10,000 में से 50 गए तो 460, 1,000 और गया तो 4,59,000 प्लस 5,000 ये रहा हमारे पास, इज इक्वल टू कैपिटल देखते हैं 1,80,000। 1,80,000 में से 7 गया 173, 173 में से 5 गया 168, 168 में से 50,000 गया तो 118 रह जाएगा, 118 में से 1,000 गया 117, तो 1,17,000 में 300 ऐड कर देंगे तो 1,17,300 कैपिटल। ये हमारे पास लोन है, लोन हमने अभी तक कोई वापस नहीं किया, तो लोन एज इट इज देखने को मिलेगा। क्रेडिटर्स हमारे 10,000 के थे, 10 के 10,000 के रहेंगे। कविश हमारा नील हो चुका है क्योंकि हमने 5,000 वापस कर दिए थे। तो फाइनल इक्वेशन हम देखते हैं, फाइनल इक्वेशन हमारे पास ये है, इस सारे का टोटल इस सारे के टोटल के इक्वल होगा। तो देखते हैं यहाँ का टोटल क्या बनेगा। तो यहाँ का टोटल हमारे पास बनेगा 35,000 45,000 50,000 और 68,300 प्लस ये बनेगा मेरे पास 68,300 प्लस 4,59,000, तो ये बना मेरे पास 300, 8 और 9 7 1 6 और 1 6 12 1 5, तो 5,27,300। तो यहाँ पर देखते हैं, ये बना मेरे पास 4,00,000 5,17,300 और 5,27,300, तो यहाँ पर भी मेरे पास 5,27,300 देखने को मिल रहा है। ये दोनों सेम है, इट मींस अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी
अर्थमेटिकली मतलब कि मैथमेटिकली काउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन मतलब आपने की लाइबिलिटी में ऐड करो लेकिन गलत जगह ऐड कर दियो, वो हल्की सी पॉसिबिलिटी बचती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। सो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जहां पे हमने डिस्कशन करी कि किस तरीके से ड्राइंग्स आपको देखने को मिल सकती है, ड्राइंग्स इन कैश, ड्राइंग्स फ्रॉम बैंक, साथ ही लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसे भी आपको ड्राइंग्स देखने को मिल सकती है। अब हम शुरू करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। तो देखो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है। थर्ड क्वेश्चन में हम बहुत काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, और वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, रिवेन्यूज, एक्रूड एंड एडवांस। तो बेसिकली खर्चे, चाहे वो प्रीपेड हो, चाहे आउटस्टैंडिंग हो, रिवेन्यू चाहे वो एक्रूड हो, चाहे वो एडवांस हो। मैं जल्दी से आपको इनके बारे में कुछ बताता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था अकाउंटेंसी के अंदर हम इन चारों को अलग से पढ़ते हैं, हमने इसके जनरल एंट्रीज भी बहुत ध्यान से इनकी अलग से की थी। देखो मैं अगर आपको ट्रीटमेंट समझाऊं यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो एक्सपेंसेस अगर वो नॉर्मल एक्सपेंस है तब क्या होता है, एक्सपेंस का ट्रीटमेंट होता है कैश में से माइनस कर दो कि कैश कम हो जाएगा, और खर्चा है इसीलिए आप कैपिटल में से भी माइनस कर दोगे। लेकिन अगर आपका एक्सपेंस कैसा है, प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस की नेचर ध्यान से देख लेना। प्रीपेड एक्सपेंस की नेचर होती है आपके पास एसेट की, करंट एसेट होती है। तो आपको इन सारों को ध्यान कैसे रखना है कि आपने हर चीज के लिए देखना है कि कैश पे इंपैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, और दूसरी चीज वो उस चीज की नेचर क्या है। तो दो ट्रीटमेंट्स होंगे, क्या भला, जितनी भी चीजें हैं मैं एक बार सारी लिस्ट कर देता हूँ। प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम। देखो एक्सपेंस सिंपल सा है, इनकम भी देखो, इनकम है तो कैश इंक्रीज हो रहा होगा आपका, तो आप कैश को इंक्रीज कर दोगे और साथ ही में कैपिटल को भी इंक्रीज कर दोगे। ये तो है बहुत सिंपल। अब बात करते हैं इन चारों के बारे में, क्योंकि ये चार ही हमारे लिए खास है। इन चारों का अकाउंटिंग इक्वेशन का ट्रीटमेंट सीखना बिल्कुल आसान है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि कैश पे इंपैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, और दूसरी जो इनकी दूसरा जो इंपैक्ट होगा वो आपका क्या होगा, इनकी नेचर क्या है। नेचर आपको सबकी पता होनी चाहिए। मैं आपको पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी, एक्रूड इनकम इज करंट एसेट, एडवांस इनकम इज करंट लायबिलिटी। तो प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट है, एक इंपैक्ट तो क्या होगा, इसका एसेट साइड में आप इसको इंक्रीज करोगे इसके नाम से कि प्रीपेड एक्सपेंस नाम हो। दूसरी चीज आपको देखनी, कैश पे करा कि नहीं करा। अरे प्रीपेड खर्चा तो कैश इंपैक्ट पड़ा होगा ना, आपने प्रीपे करा तो कैश गया, तो दूसरा इंपैक्ट क्या आएगा आपका, इसके पास कैश रिड्यूस हो जाएगा। बहुत सिंपल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आपने ले लिया बट अभी तक आपने पेमेंट नहीं करी, बेनिफिट ले लिया पेमेंट नहीं करी। पहला एक ट्रीटमेंट तो इसकी नेचर के हिसाब से करंट लायबिलिटी, तो एक तो आप क्या करोगे, इसको लायबिलिटी साइड में ऐड कर दोगे इसके नाम से। दूसरे ट्रीटमेंट के लिए आप देखोगे कैश पे इंपैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि खर्चा था, मतलब इनकर आपने बेनिफिट ले लिया, पैसे नहीं दिए तो पैसा दिया ही नहीं, तो कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं है। अगर कैश पे इंपैक्ट नहीं पड़ा तो वो इंपैक्ट कहां पे पड़ा होगा, कैपिटल पे पड़ा होगा। मेरी बात समझ आई। अगर वो कैश पे इंपैक्ट नहीं पड़ा तो कैपिटल पे पड़ा होगा। कैश पे इंपैक्ट पड़ता तो रिड्यूस होकर खर्चा है तो माइनस होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको कैपिटल में से माइनस कर दोगे। एक्रूड इनकम होती है इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, पैसा कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। एक तो इसकी नेचर के हिसाब से करंट एसेट है तो आप इसको एसेट साइड में लिखोगे, ऐड कर दोगे। दूसरा ट्रीटमेंट कैश देखोगे, क्या एक्रूड इनकम, पैसा कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। अरे रिसीव ही नहीं हुआ तो कैश तो आया ही नहीं, तो वैसे तो कैश आना चाहिए था, कैश नहीं आया तो आप कैश की जगह क्या लिखोगे, फिर कैपिटल, और कैपिटल में आप इसको ऐड कर दोगे। लॉजिक समझो, तो ये इसी साल का खर्चा है तो आपको कैपिटल में से माइनस करना चाहिए, इसी साल की इनकम है तो कैपिटल में ऐड होनी चाहिए। एडवांस इनकम की हम बात करें तो एडवांस इनकम जो होती है हमारे पास, जैसे पैसा कमाया नहीं है लेकिन मिल गया, पैसा अभी तक कमाया नहीं है, मतलब मैंने क्लास 12 पढ़ाया नहीं है लेकिन फीस एडवांस में रिसीव कर ली, तो एडवांस इनकम की नेचर करंट लायबिलिटी, तो एक तो आप लायबिलिटी को इंक्रीज कर दोगे, और दूसरी चीज कैश देखोगे, कैश आया गया या क्या हुआ, तो देखो ना एडवांस इनकम पैसा आया तो मतलब दूसरा इंपैक्ट क्या है इसके अंदर, कैश इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यूज के लिए आपके पास ये एज इट इज लिस्ट होना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन में इनसे बाहर कुछ नहीं देखने को मिलता है। जल्दी से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत कम ट्रांजेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है सिर्फ, तो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले हमें देखने की क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटीज की डिस्कशन है, वो सारे हम नेमिंग्स लिख लेते हैं। आई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एक एसेट हमें देखने को मिली कैश। डिपॉजिटेड इन बैंक, तो दूसरी एसेट हमें देखने को मिली बैंक। रेंट पेड, कोई बात नहीं, रेंट पेड प्रीपे नहीं है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, उनमें से हो तो नेचर देखनी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लायबिलिटी साइड में दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है,
करंट लाइबिलिटी है। सैलरी पेड, तो आप वहां पे आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से कॉलम नहीं बनाओगे, आप बनाओगे कॉलम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, चाहे वो कोई भी आउटस्टैंडिंग हो। फिर सैलरी पेड 20,000, आउट ऑफ विच 5,000 इज प्रीपेड, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होती है? करंट एसेट। तो मेरे को यहाँ पर एक कॉलम में प्रीपेड एक्सपेंस लिखना होगा। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 5,000, कोई बात नहीं, कोई हमारे पास एक्रियूड एंड एडवांस नहीं है। रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 25,000, आउट ऑफ विच 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। तो मतलब कि ये एडवांस इनकम मेरे लिए लायबिलिटी होती है, एडवांस इनकम लायबिलिटी। इंटरेस्ट एक्रियूड इंटरेस्ट मेरे लिए एसेट होती है, तो मैंने क्या करा, एक्रियूड इनकम का यहाँ पे कॉलम बन जाएगा। कैपिटल का कॉलम यहाँ पे बनता ही बनता है। तो मेरी एसेट लायबिलिटी सॉर्ट हो चुकी है कि पूरे क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी मेरी एसेट, कौन कौन सी मेरी लायबिलिटी इंपैक्ट होने वाली है, वो सारी हम शुरुआत में ही लिस्ट कर देंगे। करें जल्दी से। तो देखो, एसेट के अंदर मेरे पास आया कैश, बैंक, प्रीपेड, एक्रियूड। कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रियूड इनकम। यहां पर मेरे पास क्या है, एक तो कैपिटल। लायबिलिटीज के अंदर मेरे पास क्या क्या थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस इनकम। तो हमने इन सबको लिस्ट कर दिया। अब हम आराम से सारी ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं हमारी सारी ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले है मयंक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो मयंक स्टार्टेड बिजनेस, कितना कैश था? तो उसने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश 2,50,000, तो 2,50,000 हमारा कैश में आ जाएगा। बैंक 0, प्रीपेड 0, एक्रियूड 0, कैपिटल हो गई 2,50,000 की, ये 0, ये 0। मैं हर उसके बाद न्यू इक्वेशंस नहीं लिखूंगा, आपको लिखनी है जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में सिखा दिया था। डिपॉजिटेड इन बैंक 1 लाख उसने डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो सेकंड ट्रांजैक्शन डिपॉजिटेड इन बैंक, तो क्या होगा, कैश रिड्यूस हो जाएगा 1 लाख से और बैंक इंक्रीज हो जाएगा 1 लाख से। वेरी सिंपल। बाकी चीजें कुछ जीरो इम्पैक्ट, जीरो इम्पैक्ट, जीरो इम्पैक्ट, जीरो इम्पैक्ट। तीसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं जल्दी से। तो तीसरी ट्रांजैक्शन है रेंट पेड। ये सिंपल खर्चा, ये आउटस्टैंडिंग खर्चा, ये प्रीपेड खर्चा, ये सिंपल इनकम, ये आउट हमारे लिए एडवांस इनकम, ये हमारे लिए एक्रियूड इनकम। सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अब अगला क्या, रेंट पेड 10,000 टू मिस्टर गुप्ता। तो 10,000 रुपये आपने रेंट पे कर दिया, 10,000 आपका क्या होगा, कैश रिड्यूस हो जाएगा 10,000 से। और साथ ही में कोई भी खर्चा जब होता है तो आप कैपिटल को रिड्यूस कर देते हो। तो हम साथ ही में क्या करेंगे, कैपिटल को भी 10,000 से रिड्यूस कर देंगे। सिंपल सी बात है। अगला देखो ध्यान से, क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ 10,000। मैंने क्या कहा, जब भी ये आपको देखना है, पहले तो आउटस्टैंडिंग रेंट की नेचर लायबिलिटी है, एक तो वहां पे ऐड हो जाएगा 10,000। दूसरी चीज, कैश गया कि नहीं गया, कोई कैश नहीं गया, तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, 10,000। एसेट साइड पे कहीं पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि कैश गया आया नहीं है। कैपिटल में से 10,000 रिड्यूस हो जाएगा और साथ ही में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ये 10,000 ऐड हो जाएगा। सीधी सी बात है। पांचवा देखते हैं। तो ये है हमारे पास सैलरी पेड 20,000 आपने सैलरी पे करी, आउट ऑफ विच 5,000 इज प्रीपेड, तो मतलब 15,000 तो इसी साल की है। देखते हैं जल्दी से कैसे दिखेगा। कैपिटल में से उतने ही खर्चे माइनस होते हैं जितने इस साल से रिलेटेड हो। 20,000 आपने सैलरी पे करी जिसमें से 5,000 प्रीपेड है, तो इसका इंपैक्ट ध्यान से देखना। एक चीज तो पक्का है, कैश रिड्यूस होगा 20,000 से क्योंकि 20,000 पेमेंट हो गई है। 5,000 की प्रीपेड सैलरी है तो वो एसेट में जाएगा, तो प्रीपेड के अंदर 5,000 जाएगा और हमारा कैपिटल में से माइनस होगा 15,000 क्योंकि इस साल का खर्चा 15 ही है, 5 तो अगले साल का है। तो कैसे देखने को मिलेगा, सैलरी पेड 20,000 रुपए आपके कैश रिड्यूस हुए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें से 5,000 प्रीपेड है तो आपकी एक एसेट बन गई 5,000 से, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल में से कितना माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस होगा सिर्फ 15,000 क्योंकि इस साल का खर्चा कितना है आपका 15,000, बाकी खत्म, 0 0। फिर भी आप नेट इंपैक्ट ट्रांजैक्शन का चेक कर सकते हो। इस ट्रांजैक्शन का नेट इंपैक्ट देखो तो एसेट साइड के अंदर -20 + 5 मतलब -15,000 हुआ और लायबिलिटी साइड भी -15,000 हुआ। दैट्स इट। 6 ट्रांजैक्शन को जल्दी से देखते हैं। तो 6 ट्रांजैक्शन है हमारे पास, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 5,000 का इंटरेस्ट मिल गया, अरे रिवेन्यू है, कैश आया। और दूसरी चीज आपके पास क्या आई, कैपिटल में इंक्रीज कर दोगे, रिवेन्यू है, तो रिसीव्ड
इंटरेस्ट क्या होगा, 5,000 आपके पास कैश आ गया, पूछना क्या रखा तो आप कैश मान सकते हो, अगर कहता कि रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक तो आप बैंक में ऐड कर देते, साथ ही में आप कैपिटल में भी 5,000 को ऐड कर दोगे। दैट्स इट। 7th ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो 7th ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ 25,000 आउट ऑफ विच 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। आपने 25,000 का टोटल इंटरेस्ट रिसीव करा, कुल मिला के देखो आपको फिर से देखना है कैश इंक्रीज होगा 25,000 से, क्योंकि आपने 25,000 रुपए का इंटरेस्ट रिसीव करा, जिसमें से 10,000 अगले साल का है, तो कैपिटल में कितना ऐड होगा, जो इस साल की इनकम है। 10,000 अगले साल का है तो कैपिटल में तो 15,000 ऐड होगा क्योंकि इस साल की इनकम है, और 10,000 आपका एडवांस इनकम है तो वो एडवांस इनकम लायबिलिटी में चला जाएगा। देखें जल्दी से, तो हमारा क्या है, रिसीव्ड इंटरेस्ट 25,000, तो 25,000 हम कैश तो हमारे पास आया ही आया है आज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें से 10,000 अगले साल का है। 10,000 अगले साल का है तो इस साल का जितना है उतना आप कैपिटल में ऐड कर दोगे, इस साल का जितना है उतना आप कैपिटल में ऐड कर दोगे, और 10,000 अपनी एडवांस इनकम आप दिखा सकते हो। तो 10,000 मेरी क्या है, एडवांस इनकम। 8th ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरेस्ट एक्रूड 2500, मतलब कि इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, कमा लिया बट पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया तो आप कैपिटल में ऐड कर देते हो। और दूसरी चीज एक्रूड इंटरेस्ट की जो नेचर है, तो एक्रूड इंटरेस्ट की जो नेचर है दैट इज एसेट, तो हम इसके अंदर ऐड करते हैं। पहले हम इसको खत्म कर लें। तो ये क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट, ये क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, मेरे पास पैसे तो आया नहीं है, एक तो एक्रूड इनकम के अंदर मैं ऐड कर दूंगा 2500, और साथ ही में मैं कैपिटल में ऐड कर दूंगा क्योंकि इस साल की इनकम है बट मेरे को भी रिसीव नहीं हुई है। तो ये 0 + 0 + 0 + 0 + 0, ये सब करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी अपनी फाइनल इक्वेशन। इसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी देखते हैं। 2,50,000 में से 1,00,000 गया तो 1,50,000, 150 में से 10 गया तो 140, 140 में से 20 गया 120, 125 और 1,50,000 प्लस बैंक में आएगा 1,00,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 प्लस एक्रूड इनकम इज 2,500 इज इक्वल टू, कैपिटल को देखते हैं तो हमारे पास थी 2,50,000 में से 10 गया 240, में से 10 गया 230, में से 15 गया 230, में से 15 गया तो 215, 215 में 5 आया 220, 220 में 15 आया तो 235, और ये 240, 2,60,000 हमारी कैपिटल होगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000, एडवांस इनकम भी 10,000। इसके बाद आपको इनका टोटल भी करके देखना है और इनका भी आपको टोटल करके देखना है। ये हमने थोड़ी गलती कर दी ना, 1 मिनट, ये 25 होते हैं, 25,000 लिख लिया हमने गलती से। सो ये टोटल आएगा हमारे पास 250, 240, 230, 215, 220, 235, 237,500। मैंने इसको गलती से 25,000 समझ लिया था। तो अब हमारे पास टोटल देखते हैं, इधर आया 237, 2,57,500। इधर देखते हैं, इधर क्या है 150, 250, 255 और 257,500। तो यहाँ भी टोटल यही देखने को हमें मिल रहा है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी यहाँ पर भी इक्वल है, ट्रू है, टोटल ऑफ एसेट्स टोटल ऑफ लायबिलिटीज के बराबर है। तो बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन के हमने 3 क्वेश्चन करे और इसके अंदर हमने पूरे चैप्टर को इंक्लूड करा है, कोई भी ट्रांजेक्शन अब आपकी नहीं रही है। तो ये तीनों क्वेश्चंस होकर के इक्वेशंस के क्वेश्चन करने आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए हमें सिर्फ थोड़ी सी देर की जरूरत है। तो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन के अंदर हमें एग्जाम्पल्स देने हैं कि ऐसे ट्रांजेक्शंस की आप बताइए कि जिससे ये इंपैक्ट पड़ जाए, आप एग्जाम्पल दे दीजिए, हम जल्दी से देते हैं। तो पहला लगभग इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा, इससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। कहता है इंक्रीज इन एसेट, एसेट बढ़ जाए और डिक्रीज हो जाए कोई और एसेट। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, मशीनरी परचेस्ड। अगर मान लो मैंने मशीनरी खरीद ली कैश में तो क्या होगा, कैश रिड्यूस हो जाएगा, मशीनरी बढ़ जाएगी, तो एक एसेट इंक्रीज दूसरी रिड्यूस। अगला देखो इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल, कहता है एसेट भी इंक्रीज हो जाए और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाए। तो इसका एग्जांपल होना चाहिए एक्रूड इनकम। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मेरे मन में आपको सबसे बता रहा हूँ। एक्रूड इनकम क्यों हुई, क्योंकि एक्रूड इनकम आपकी एक एसेट होती है, एसेट साइड भी इंक्रीज और कैपिटल भी इंक्रीज, क्योंकि इस साल की इनकम है, तो एक्रूड इनकम से दोनों चीजों में इंक्रीज देखने को मिलेगा। इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, अभी तो हमने देखा, इन सबके एग्जांपल्स हम देख चुके हैं। एक्रूड इनकम हमने देखा, इसका एग्जांपल एसेट भी बढ़ जाए और लायबिलिटी भी बढ़ जाए।
एसेट बढ़ जाए, लाइबिलिटी बढ़ जाए, मशीनरी खरीद लो लोन लेकर, तो मशीनरी बढ़ती है और क्या होता है, लोन बढ़ता है। या मैं कहूँ कि मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, तब भी स्टॉक भी बढ़ जाएगा और क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, एसेट भी रिड्यूस हो जाए, लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो जाए। जब आपने कोई चीज उधार पे खरीदी थी, आप उसका पैसा वापस कर दो, जब आप पैसा वापस कर दोगे तो लाइबिलिटी रिड्यूस, साथ ही में आपकी एसेट भी रिड्यूस, कैश रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लिखते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो अगर हम पेमेंट कर दें किसको, क्रेडिटर्स को, तो यही होगा। आगे देखते हैं, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन कैपिटल, एसेट भी रिड्यूस, कैपिटल भी रिड्यूस। तो मतलब कि बहुत आसान है, कोई खर्चा कर दो, कोई खर्चा कर दोगे तो क्या होगा, एसेट कम हो जाएगी। मान लो मैं कहता हूँ कि रेंट पेड, कैश कम हुआ, और कोई खर्चा होगा तो आप कैपिटल में से माइनस करते हो। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन कैपिटल, लाइबिलिटी रिड्यूस और कैपिटल इंक्रीज हो जाए। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाए और हमारी कैपिटल के अंदर इंक्रीज आ जाए। मान लो मैं कहता हूं कि ओनर ने क्या करा, एडिशनल कैपिटल लगा दी इन ऑर्डर टू पे लोन, कि मतलब कि ओनर ने एडिशनल कैपिटल लगा दी और ताकि हमारा कोई लोन उतर जाए। तो एडिशनल कैपिटल, या मैं ऐसे लिखूं कि ओनर पेड लोन, कि ओनर ने क्या कर दिया जी, लोन पे कर दिया। लोन पे कर दिया तो हम कहेंगे कैपिटल भी इंक्रीज हो गई और जो हमारी लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। और देखते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन कैपिटल। अब कहते हैं कि लायबिलिटी आपकी बढ़ जाए और कैपिटल आपकी रिड्यूस हो जाए, तो हम यहां पर कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कह सकते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इससे क्या होगा भला, इससे क्या होगा, यहां भी आप इसका एग्जांपल यहां पर ले सकते थे, एडवांस इनकम, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, इसका एग्जांपल सही है हमारे पास। इसका देखते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप क्या करते हो, कैपिटल में से माइनस करते हो। अभी हमने इसका ट्रीटमेंट देखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का हमने ट्रीटमेंट कहां लिखा, ये आउटस्टैंडिंग, तो हमने क्या करा था, देखो कैपिटल में से माइनस करा था और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इंक्रीज करी थी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इन सबके एग्जांपल्स हो जाएंगे। तो आपके पास इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता कॉम्बिनेशन, तो इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और पक्की बात है, हर बार एमसीक्यू इसका आता ही आता है, तो ये सारे आप अच्छे से याद कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स आपको लगती है सबसे डिफिकल्ट, कि इनको कैसे सॉल्यूशन किया जाए, वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने टीएस अग्रवाल के जितने भी इलस्ट्रेशंस है वर्ड प्रॉब्लम्स के, सारे यहाँ पर उठा लिए हैं, क्योंकि अब इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम्स को करने से पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए, दैट इज टोटल एसेट्स बराबर होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। टोटल एसेट्स बराबर होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। आपको एक और चीज भी पता होनी चाहिए कि ओपनिंग कैपिटल क्या है, क्लोजिंग कैपिटल क्या है। मैं कुछ चीजें बताता हूं। ओपनिंग कैपिटल जो साल की शुरुआत में ओनर की थी, क्लोजिंग कैपिटल जो साल के एंड में पैसा इन्वेस्टेड है बिजनेस में ओनर का। अगर मैं कहूं कि मैंने यार साल की शुरुआत में लगाया था बिजनेस के अंदर, बहुत ध्यान से सुनना एग्जांपल्स को मेरे, इन्हीं एग्जांपल्स के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मान लो मैं कहता हूं मैंने बिजनेस की जब शुरुआत की तो मैंने लगाया था 50,000 बिजनेस मेरे को, तो मेरे लिए ओपनिंग कैपिटल हो गया। बिजनेस मेरे को एट द एंड ऑफ द ईयर कहते हैं सर जी आपके हमारे पास 70,000 पड़े हैं, मतलब आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 70,000 है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि मेरे को 20,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सही बात नहीं है कि मेरी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में जो डिफरेंस होता है वो क्या हो गया, मेरे तरीके से प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये पहला केस है, सिंपल सा केस है। मैं इसी का दूसरा केस बना देता हूँ। अब दूसरा केस थोड़ा और ध्यान से सुनना। तो मैं बोलता हूँ कि मैंने ना साल की शुरुआत में लगाए थे 50,000 और फिर मैंने एडिशनल कैपिटल भी डाला था। ये तो मेरा ओपनिंग था। मैंने साल के बीच में एडिशनल कैपिटल भी डाला था। कितना एडिशनल कैपिटल डाला था, 5,000 का। पर बिजनेस ने मेरे को क्या बोला है कि साल के एंड में कितना है सर आपका, 70,000। तो अरे अब कितना है प्रॉफिट, तो अब मेरा प्रॉफिट कितना है, क्योंकि मैंने डाला 50 और 55,000, तो मेरा है 70। तो मतलब मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना रह जाएगा, बेसिकली 15,000। तो यहाँ से हम बहुत सारे फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे एक्चुअली में। तो यहाँ पे हमें दूसरे एग्जांपल में समझ आए कि प्रॉफिट कितना है, 15,000। अगर एडिशनल कैपिटल हो तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, मैं तीसरा एग्जांपल लिखता हूँ। तीसरा एग्जांपल और ध्यान से देखना। मैं कहता हूँ मैंने साल की शुरुआत में लगाया था बिजनेस के अंदर 50,000, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। साल के बीच में मैंने एडिशनल कैपिटल डाल दिया था बिजनेस के अंदर 10,000 का,
10,000 का मैंने क्या कर दिया था, बिजनेस के अंदर एडिशनल कैपिटल डाल दिया था। और मैं कहता हूं मैंने साल के बीच में ना 20,000 रुपए की ड्रॉइंग्स करी थी। तो मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया था। मैंने क्या कर लिया था, 20,000 की ड्रॉइंग्स कर ली थी। बिजनेस कहता है सर आपका एट द एंड ऑफ द ईयर कितना पड़ा है हमारे पास, 70,000 क्लोजिंग कैपिटल। अब कितना है प्रॉफिट, अब कितना है प्रॉफिट, तो अब मेरा प्रॉफिट कितना है, देखो मैंने 50 हो तो 60,000 डाले, 20 निकाल दिए तो मेरे बिजनेस में कितने लगे रहेंगे, 40,000 ही। 70 अभी भी है, तो अब मेरा प्रॉफिट कितना है, एक्चुअली में 30,000 का है। तो कुल मिला के हमें समझ आया कि प्रॉफिट जो होता है ना, एक्चुअली में वो होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। लेकिन बीच में और एलिमेंट्स आ जाते हैं जैसे कि एडिशनल कैपिटल या फिर ड्रॉइंग्स, तो प्रॉफिट थोड़ा सा बदल जाता है। तो प्रॉफिट का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, अगर मैं प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखने जाऊं तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा क्या, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। इसके अंदर से अगर मैं ड्राइंग्स को क्या करता हूं, क्योंकि ओपनिंग से यहां पर जाने के लिए मैंने इसको ऐड किया, इसमें माइनस किया, तो मैं उल्टा जा रहा हूं, तो वापस करूंगा चीजों को, तो मैं क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो मतलब कि अगर मेरे को इनमें से कोई भी बात पता हो, अगर इनमें से बेसिकली इन पांचों आपका से मेरे को रिलेशन मिल गया, 1 2 3 4 5 आइटम्स का, इनमें से कोई भी चार पता हो तो मैं पांचों चीज निकाल सकता हूँ। प्रॉफिट का एक और फॉर्मूला भी होता है, अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो प्रॉफिट का एक फॉर्मूला क्या होगा, टोटल रिवेन्यू। अरे मैंने साल में कितनी इनकम कमाई हुई, इससे बेसिक फॉर्मूला क्या ही हो सकता है, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। तो आपके पास कुल मिलाकर 3 फॉर्मूलाज हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं आपके पास, आप इनको नोट कर सकते हो। इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। पहला टोटल एसेट्स कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होती है। अगला प्रॉफिट जो होते हैं वो क्लोजिंग कैपिटल, लास्ट में जितना पैसा प्लस जो निकाल चुका हो अगर वो माइनस कर दो तो उसने शुरू में डाला था, और माइनस कर दो जो उसने एडिशनल पैसा इन्वेस्ट किया। प्रॉफिट टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, दूसरा फॉर्मूला कि टोटल आपकी फर्म ने कितना कमाया इस साल, उसमें से माइनस कर दो कितना आपका खर्चा हुआ, तब भी आपका प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। जल्दी से क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है आपके सामने, कैपिटल ऑफ बिजनेस है 70,000, लायबिलिटीज है 40,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स। अरे एसेट्स किसके बराबर होती है, एसेट्स बराबर होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। तो मेरी एसेट्स कितनी होंगी, कैपिटल दे रखी है 70,000, लायबिलिटी दे रखी है 40,000, तो ये मेरे पास आ जाएंगी 70,000 प्लस 40,000, दैट इज 1,10,000, 1,10,000। दिस इज माय आंसर। बाकी सारी प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। पहली हमारे पास दूसरी, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले तो हमें निकालना है टोटल एसेट। टोटल एसेट होता किसके बराबर है भाई, टोटल एसेट बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होता है। तो कैपिटल आपको दे रखी है कैपिटल आपको दे रखी है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा थोड़ा। देखो कैपिटल आपको 4 लाख दे रखी है, क्रेडिटर्स आपको 3 लाख दे रखे हैं, रिवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड आपको दे रखा है 7.5 लाख। तो ये जो कैपिटल गिवन है ये आपको साल की शुरुआत में दी गई है, तो आपको टोटल एसेट्स बतानी है साल के एंड में कितनी होगी। एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड इज 2 लाख रुपीज, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक पड़ा आपके पास 2 लाख। तो देखो सीधी सी बात है, जो क्लोजिंग कैपिटल होती है, अगर मैं देखूं कि और कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो अगर मेरे को सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल निकालनी हो, जैसे किसी फॉर्मूला के अंदर हम देखें तो मेरे को क्लोजिंग कैपिटल निकालनी हो, तो क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर होगी, ओपनिंग कैपिटल इधर आ जाएगी, ओपनिंग प्लस एडिशनल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स के बराबर हो जाएगी, अगर मैं सारा सामान उधर उठा के ले जाऊंगा। तो बेसिकली क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट्स को ऐड करना पड़ेगा, बट यहाँ पे प्रॉफिट्स मेरे को दे नहीं रखे, प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं। तो देखो प्रॉफिट्स मैंने आपको बोले थे 2 फॉर्मूलाज हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ओपनिंग क्लोजिंग की फिर तो वो दिक्कत ही नहीं थी, वो दे ही नहीं रखी, आपको सिर्फ ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। तो अब आप प्रॉफिट्स निकालोगे कैसे, तो प्रॉफिट्स निकालोगे आप टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। ये 2 डिटेल्स दे रखी है, मैंने आपको साफ साफ बोला था कि अगर तो आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन है फिर तो कोई बात नहीं है तो आप इसका यूज करोगे। तो हमारे पास प्रॉफिट क्या हुआ, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, टोटल रिवेन्यू इज 7.5 लाख माइनस टोटल एक्सपेंसेस दैट इज 2 लाख, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 5,50,000। प्रॉफिट 5,50,000, मेरे को टोटल एसेट्स चाहिए वो होगा क्लोजिंग कैपिटल के बराबर प्लस लायबिलिटीज। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी मेरे पास, दैट इज ओपनिंग कैपिटल 4 लाख
प्लस प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपने प्रॉफिट्स अर्न किए, तो ये मेरे पास आ गया 9,50,000। एसेट्स किसके बराबर होंगी? तो टोटल एसेट्स मेरी बराबर होंगी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। तो कैपिटल कितनी है मेरी? 9,50,000। लाइबिलिटी कितनी है? एक ही लाइबिलिटी दे रखी है क्रेडिटर्स के नाम से, ये वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ये कोई लाइबिलिटी थोड़ी है, ये तो एसेट, तो ये प्लस 3 लाख। तो हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं कि लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो यह है हमारे पास 12.5 लाख की टोटल एसेट्स हमारे पास आ गई है। तो कुल मिला के आपको इन फॉर्मूला से बाहर कभी जाना नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन दो तरीकों से निकाली जा सकती है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, टोटल एसेट्स ये। तो आपको इन तीनों फॉर्मूलास के बाहर कभी नहीं जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज ए कमेंस्ड हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023 विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। तो उसमें कैपिटल जो लगाई साल की शुरुआत में, दैट इज 30,000। ईयर एंड की डिटेल्स दे रखी है। तो आपको सबसे पहले नाम लिख लेने हैं। सॉल्यूशन जब भी करोगे तो आपको सबसे पहले नाम लिखना है कि आपको गिवन क्या क्या है। एक आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है अभी तक, तो ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है 30,000 की। 31 मार्च 2024 को उसकी एसेट्स क्या थी? 50,000 की, एंड लाइबिलिटीज थी 10,000 की। क्लोजिंग स्टेटमेंट्स दे रखी है। तो उसने बोला हमारे को एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग एसेट्स कितनी है मेरे पास? एसेट्स बोली है उसने मेरे पास है 50,000 की, लाइबिलिटीज है मेरे पास 10,000 की। देखो जैसे ये दोनों चीजें दी गई ना, आपके मन में आ जाना चाहिए एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो मैं कुछ कर तो सकता हूं यहाँ पर। फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल, अरे वही पूछ लिया इसने। तो क्लोजिंग की दो डिटेल्स है, तो क्लोजिंग के टाइम मेरे को पता ही है क्या होगा कि एसेट्स किसके बराबर होती है? एसेट्स बराबर होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये क्लोजिंग के टाइम की साल के एंड में बता रखा है, तो साल के एंड वाली ही कैपिटल निकलेगी, तो मतलब ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। एसेट्स कितनी है? 50,000 की, माइनस कर दोगे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कितनी है? 10,000 की, तो ये आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आ गया आपके पास 40,000। तो क्लोजिंग कैपिटल इज 40,000। तो 40,000 की क्लोजिंग कैपिटल। कहते हैं प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। अरे प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर ड्रॉइंग्स और ओपनिंग एडिशनल कैपिटल की डिटेल्स नहीं दे रखी, दे ही नहीं रखी, तो हमारे पास प्रॉफिट क्या होगा यहाँ पर? प्रॉफिट क्या होगा यहाँ पर? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कितनी है मेरे पास? अभी हमने निकाली 40,000, ओपनिंग कितनी थी? 30,000। तो 40,000 माइनस 30,000 दैट इज 10,000 मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पर? प्रॉफिट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो फिर से एक आसान क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन ही आसान लगेंगे अगर आपको फॉर्मूलाज पता है अच्छे से और मीनिंग क्लैरिटी है चीजों की। तो क्या क्या दे रहे थे? कैलकुलेट टोटल लायबिलिटी। आपको क्या करना है? टोटल लायबिलिटी बतानी है। टोटल लायबिलिटी, फिर से टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के बराबर होती है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ओनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग, फिर से गिवन क्या है? सारी डिटेल्स लिखेंगे हम, जो भी गिवन है वो डिटेल्स लिखेंगे। गिवन क्या है? सबसे पहले ओनर्स कैपिटल इन द बिगिनिंग, तो आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। तो ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है 60,000 की। क्रेडिटर्स एट द एंड, क्रेडिटर्स एंड में आपको दे रखे हैं 50,000 के। रिवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड, रिवेन्यू दे रखा है आपको 70,000 का। एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द पीरियड 65,000 के। आप देखो जैसे ही दो नाम आए आपको पता है मैं यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओनर्स कैपिटल एट द एंड। टोटल लायबिलिटी बताओ, ओनर्स कैपिटल एट द एंड भी बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। रिवेन्यू और एक्सपेंस दे रखे हैं, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स कितने होंगे? रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो 70,000 माइनस 65,000, तो 5,000 के मेरे पास क्या आ जाएंगे? प्रॉफिट्स। अरे क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर होती है? ओपनिंग प्लस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ओनर के तो होते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल 60,000 प्लस प्रॉफिट्स ये रहे 5,000, तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल लगी 65,000। उसने पूछा टोटल लायबिलिटीज बताइए। टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होगी? कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और उसने लायबिलिटी का नाम मेरे को पहले ही दे दिया कि क्रेडिटर्स एट द एंड कितने हैं? 50,000 के। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल लायबिलिटीज कितनी होने वाली है? टोटल लायबिलिटीज होने वाली है क्लोजिंग कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज या एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो 65,000 प्लस 50,000, तो यह है मेरे पास 1,15,000। जब भी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होगे तो आप सारी चीजों को थोड़ा डिटेल्स देके लिख रहे होगे। जैसे क्लोजिंग कैपिटल लिखा तो ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स, पहले वो लिखोगे फिर अमाउंट्स लिखोगे। टोटल लायबिलिटीज में क्या पहले लिखोगे कि क्लोजिंग कैपिटल्स प्लस
हमारे पास जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज या लाइबिलिटीज है, तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन करोगे। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं जल्दी से। सो इट इज X started a business on 1 अप्रैल 2023 with a capital of 50,000। तो X ने स्टार्ट करा अपना बिजनेस with कैपिटल ऑफ 50,000। तो मतलब ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन है। जल्दी उन चीजों को देखते रहेंगे, लिखते रहेंगे कि हमारे को पहली चीज मिली है अभी तक कि ओपनिंग कैपिटल कितनी है इस बिजनेस के अंदर, 50,000। तो 50,000 की ओपनिंग कैपिटल है एंड लोन ऑफ 25,000 टेकन फ्रॉम वाई। तो साल की शुरुआत में ही उसने क्या ले रखा है, एक लोन ले रखा है, तो मतलब एक लाइबिलिटी है। ये कितनी है, 25,000 की। ये हमारे ओपनिंग की चीजें हैं। ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या बोला गया, ही इंट्रोड्यूस, अब आ गया एडिशनल कैपिटल 25,000, विड्रॉन 15,000 फॉर पर्सनल यूज। तो हमारे पास क्या आया, एडिशनल कैपिटल कितना है 25,000 और ड्रॉइंग्स कितना है 15,000। On 31st March 2024, his assets were 1,50,000 और ईयर एंड पे उसकी जो एसेट्स हैं वो कितनी है ईयर एंड पे। तो हम ध्यान से लिखते हैं, ईयर एंड पे जो एसेट्स हैं वो कितनी है 1,50,000 की। फाइंड हिज कैपिटल एज ऑन 31st March 2024। तो हमें बतानी है उसकी क्लोजिंग कैपिटल। फाइंड क्या क्या करना है हम वो भी लिख लेते हैं। तो फाइंड करना है हमें क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट बताना है। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हमें पता था प्रॉफिट और क्लोजिंग कैपिटल दोनों की नीड होती है, तो उन दोनों से दोनों ही निकालने तो हम डायरेक्टली, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कुछ खास चीज गिवन है, दैट इज एसेट्स एट द एंड। इसका कुछ मतलब होगा ना, सॉल्यूशन लिखते हैं हम। देखो एसेट्स एट द एंड आपको गिवन है और आपको पता है एसेट्स किसके बराबर होती है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। और साथ ही हमको लाइबिलिटी भी गिवन है कि एक लोन था साल की शुरुआत में, कहीं कोई डिटेल्स नहीं दी किसको पे करा, तो ये लोन अभी भी है। तो हम लिखते हैं कि हमें पता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1,50,000। तो एसेट्स हमें गिवन है 1,50,000 की, लाइबिलिटी हमें गिवन है 25,000 की प्लस कैपिटल। तो यहां से मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी क्योंकि ईयर एंड की एसेट्स दे रखी है। तो 1,50,000 माइनस 25,000, तो 1,25,000 मेरे पास क्या आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आने के बाद अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉफिट निकालना तो हमारे फॉर्मूला में आता है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, इसके अंदर ऐड कर दो जो वो पहले ही ड्रॉ कर चुका है ड्रॉइंग्स, माइनस कर दो ओपनिंग कैपिटल, माइनस कर दो आप एडिशनल कैपिटल, जो भी एडिशनल कैपिटल आई है। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना है 1,25,000 प्लस ड्रॉइंग्स 15,000, एडिशनल कैपिटल 25,000, ड्रॉइंग्स 15,000 माइनस कर दो आप ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी गिवन है अपने को, ओपनिंग कैपिटल 50,000 गिवन है और एडिशनल कैपिटल 25,000 गिवन है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 125 प्लस 15, 1,40,000। 140 में तो 50 गया, 90 में से 25,000 गया तो 65,000 मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो वही बेसिक फॉर्मूलाज, और कुछ नया नहीं, लेकिन आपको समझना है, बस आपको देखना है कि चीजें गिवन क्या है, निकालना क्या है, कैसे निकलेंगी, उन्हीं फॉर्मूलाज के हेल्प से निकलेगी। कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं। हमने इसके सारे क्वेश्चंस उठा लिए, तो आपको इसके बारे में वर्ड प्रॉब्लम्स का तो एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है इसके अलावा। तो ऑन 31st March 2024 ईयर एंड की डिटेल्स दे रखी हैं। आपको डेट से समझना है कौन सी डिटेल्स है। टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज वर 1,00,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। तो आपको ईयर एंड की डिटेल्स दे रखी है। क्या दे रखी है कि टोटल एसेट्स दे रखी है आपको 1,00,000 की। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बोले तो लाइबिलिटीज दे रखी है आपको कितनी, 3,000 की। देखो ये दोनों चीजें रीड करते ही पता चलना चाहिए कि आपको क्लोजिंग कैपिटल भी पता है, क्योंकि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज कैपिटल। तो इतना दिमाग आपका साथ साथ चलना चाहिए। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 10,000 एंड विथड्रॉन 6,000। तो मेरे को क्या क्या गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है, एडिशनल कैपिटल गिवन है मेरे को 10,000 की, और मेरे पास ड्रॉइंग्स गिवन है 6,000 की। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, प्रॉफिट भी गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है 10,000 का, तो प्रॉफिट भी गिवन है 10,000 का, कोई बात।
कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2023। तो बेसिकली निकालना क्या है, ओपनिंग कैपिटल। देखो क्लोजिंग कैपिटल तो गिवन ही है, तो हमें फाइंड क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल। देखो हमें जो फॉर्मूला पते हैं उसके अलावा हमें कहीं जाना ही नहीं है। ये दो जो डिटेल्स दे रखी हैं इससे हम निकाल सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल किसके बराबर होगी, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज के। तो टोटल एसेट्स है 1 लाख माइनस 3000 की लायबिलिटीज, तो मेरे पास आया 97,000 का क्लोजिंग कैपिटल्स। इन चारों पांचों डिटेल्स को मिला के मेरे को एक फॉर्मूला पता है प्रॉफिट का, जल्दी से लिख देते हैं। हमें पता है कि प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है क्लोजिंग कैपिटल माई प्लस ड्रॉइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। ठीक है जी, जो जो चीजें दे रखी है वो लिखते रहो। प्रॉफिट 10,000 गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल 97,000 गिवन है, ड्रॉइंग्स हमें 6,000 की गिवन है, ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी है, एडिशनल कैपिटल हमें 10,000 की गिवन है। ओपनिंग कैपिटल इधर ले आते हैं, प्लस हो जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल आई कितने के बराबर, 97 प्लस 6 1,03,000, 1,03,000 में 10,000 गए तो 93,000। ये 10,000 भी इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आया मेरे पास 83,000। तो फाइनली दिस इज माय आंसर। ओपनिंग कैपिटल पूछा था, हमने निकाल दिया। ये दो डिटेल्स देती हमें समझ आ गया क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, बाकी डिटेल्स देती हमें समझ आ गया तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज होगा। जैसे ही प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज होगा हमारे सामने, इन मैंने कहा था इन पांचों में से कोई भी चार चीजें पता हो, पांच चीजें आप आराम से निकाल सकते हो। तो हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली है। लास्ट के तीन पार्ट्स, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट इलस्ट्रेशन है आपके टीएस ग्रेवाल के अंदर। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज एज ऑन 31st March 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब अपने को क्या बताना है, सिर्फ ईयर एंड पे लायबिलिटीज कितनी है वो बताना है। और 31 मार्च 2024 टोटल एसेट्स एंड कैपिटल्स वर 15 लाख एंड 8,50,000 रिस्पेक्टिवली। कितना आसान है, आपको एसेट्स भी दे रखी है, कैपिटल भी दे रखी है। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको पता है कि एसेट्स किसके बराबर होती है, एसेट्स बराबर होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। आपको एसेट भी बता दिया जी 15 लाख है, कैपिटल बता दिया 8,50,000 है, प्लस लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज तो सामने ही आ गया ना। तो लायबिलिटीज की वैल्यू क्या निकलेगी, 15 माइनस 8.5 लाख। तो लायबिलिटीज की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर, 15 माइनस 8 तो हुआ 7, तो 6.5 लाख, या मैं कहूँ 6,50,000। वेरी सिंपल, काफी आसान। अगला क्वेश्चन रीड करते हैं कि अब तक कुछ अच्छा निकले। कहते हैं 1 अप्रैल 2023 को अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख। जैसे डिटेल्स ज्यादा हो आप डिटेल्स लिखनी शुरू कर दो। सबसे पहली चीज उसने बोली हमें कि ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है, क्योंकि उसने जिससे बिजनेस शुरू करा दैट इज 2 लाख एंड अ लोन ऑफ 50,000 बोरोड फ्रॉम अ फ्रेंड। साथ ही में लोन है, तो मतलब ईयर की स्टार्टिंग के अंदर आपको उसने लायबिलिटी दे दी उसकी 50,000 की। पूछी क्या है, 50 आपसे निकालना है एक्सटर्नल लायबिलिटी एट द एंड ऑफ ईयर, ये आपको स्टार्टिंग में दी है। ड्यूरिंग 23-24 ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। तो साल के बीच में उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितना, 50,000 का, 50,000 का हमने लिख दिया। 31 मार्च 2024 को द टोटल एसेट्स वर 6 लाख। ईयर एंड पे टोटल एसेट्स कितनी है उसकी, 6 लाख। तो ईयर एंड पे टोटल एसेट्स कितनी है, 6 लाख। देखो हमें पता है ना, ईयर एंड पे टोटल एसेट्स किसके बराबर होंगी, टोटल लायबिलिटीज, या मैं कहूं कि लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल के बराबर होगी। तो मेरे पास यहां पर दोनों, मेरे को लायबिलिटीज तो निकालनी है, तो इसका मतलब मेरे को पक्की बात है कि कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो मैं जानता हूं कि टोटल एसेट्स बराबर होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। अरे लायबिलिटीज तो निकालना ही है, तो मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओपनिंग कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स। तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल 2 लाख प्लस प्रॉफिट्स 50,000, तो 2,50,000। ये आ गया मेरा क्लोजिंग कैपिटल। टोटल एसेट्स किसके बराबर है, इसके प्लस इसके, तो टोटल एसेट्स कितनी है मेरी, 6 लाख बराबर है मेरे 2,50,000 प्लस लायबिलिटीज की जो मेरे को निकालना है। तो लायबिलिटीज किसके बराबर आ जाएगा, 6 लाख माइनस 2,50,000, तो वो होगा मेरा 3,50,000। वेरी सिंपल।
तो कुल मिला के देखो, आपको हर क्वेश्चन के अंदर उन दो फॉर्मूला से बाहर नहीं जाना है, आपको जिस भी चीज की नीड हो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये सारे क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स का। ऑन 1 अप्रैल 2023 सोहन स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। सोहन ने बिजनेस शुरू करा कैपिटल 5 लाख के साथ, तो मतलब ओपनिंग कैपिटल कितनी है 5 लाख। जैसी जो भी चीजें दी गई हो डिटेल्स लिखते चले जाओ। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी दे दी आपको यहाँ पर 5 लाख की। आगे देखो, एंड लोन ऑफ 2,50,000, तो मतलब साल की शुरुआत में लोन भी था, तो हम कह देंगे कि लोन था साल की शुरुआत में जी कितना 2,50,000 borrowed from a friend. During the year 23-24 he earned a profit of 2,50,000. प्रॉफिट दे रखा है आपको, जो भी डिटेल्स दे रखी है हम लिख लेते हैं, उसके बाद हमारे फॉर्मूलाज जो है वो काम कर जाते हैं। तो प्रॉफिट है जी 2,50,000 का। इंट्रोड्यूस्ड एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 3 लाख, एडिशनल कैपिटल भी है। एडिशनल कैपिटल कितनी है मेरे पास 3 लाख की। हैड विड्रॉन 1,50,000, ड्रॉइंग्स भी दे रखी है, तो मतलब ये तो सारा कुछ दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ड्राइंग्स कितनी दे रखी है 1,50,000 की। फॉर हिज पर्सनल यूज ऑन 31 मार्च 2024 द टोटल एसेट्स वर 20 लाख। ईयर एंड पे टोटल एसेट्स दे रखी है, ईयर एंड पे टोटल एसेट्स दे रखी है। कितनी दे रखी है आपको 20 लाख की। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पिछले के जैसा, बस वहां पे क्या था आपको ये एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स नहीं दे रखा था, तो क्लोजिंग कैपिटल अपने आसानी से निकाल ली। अब भी निकाल लेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो देखो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला लगा के आप क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल सकते हो। याद करो प्रॉफिट के अंदर फॉर्मूला के अंदर जिसके अंदर सारी आइटम्स थी, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये सारी बातें तो हमें पता ही है। तो जल्दी से वैल्यू सबकी दे रखी है, प्रॉफिट्स 2,50,000, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, ड्रॉइंग्स 1,50,000, एडिशनल कैपिटल 3 लाख, ओपनिंग कैपिटल 5 लाख। तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, तो ये हमारे पास है 5 और 3 8 लाख इधर आके ऐड हो जाएंगे, तो हमारे हुआ 8 हो तो 10,50,000, 1,50,000 माइनस होगा तो ये बचेगा मेरे पास 9 लाख। क्या होगा 5 और 3 8 लाख, 8 लाख इधर आके ऐड तो 8 लाख प्लस 250 10,50,000, उसमें से 150 इधर आके माइनस होगा तो बचेगा 9 लाख। तो क्लोजिंग कैपिटल मिल गई। टोटल एसेट पता है हमें, ये भी तो पता है। देखो टोटल एसेट पता है तो आपको पता ही था कि देखो पिछले जैसे सेम क्वेश्चन जहाँ पे हमने कहा था कि टोटल एसेट आपको गिवन है, टोटल एसेट्स बराबर होती है हमारे पास कैपिटल प्लस लायबिलिटीज की। ये लायबिलिटीज आपको निकालना है, ये लायबिलिटीज आपको निकालना है। तो टोटल एसेट्स कितनी है आपके पास 20 लाख, क्लोजिंग कैपिटल माइनस कर देते हैं जो हमने निकाली थी 9 लाख की, इज इक्वल टू लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज किसके बराबर आएंगे मेरे पास 11 लाख रुपीज। तो दिस इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो यहाँ पर हमने वर्ड प्रॉब्लम्स का हर तरीके का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, जितने भी आपके इलस्ट्रेशन हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो हियर वी कम टू एन एंड। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन की कंप्लीट वन शॉट वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू लिसन मोर। थैंक यू एंड बाय बाय।